आज के बाद तुम संस्कृत अपने कानों से भी नहीं सुनोगे। चलो जाओ यहां से। गुरुजी, लेकिन मुझे संस्कृत पढ़ना है। बचपन से चाहता हूं मैं। ये भाषा मुझे अच्छी लगती है। आप मुझे एक बात बताइए कि कॉलेज में भी मैं संस्कृत क्यों नहीं पढ़ सकता? संस्कृत पढ़ोगे? हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता तजन। भाग जाओ यहां से। जाओ, निकल जाओ यहां से। गुरुजी, मैं आपके सामने बैठकर नहीं पढ़ सकता। कक्षा के बाहर खड़ा रहकर नहीं पढ़ सकता। सुनकर भी नहीं पढ़ सकता। ऐसा क्यों है गुरुजी? क्योंकि ये संस्कृत देवताओं की भाषा है। तुम संस्कृत बोलने के काबिल ही नहीं हो। चले जाओ यहां से। अब रो क्या रही हो? चलो अंदर। कबीरा जीवन कुछ नहीं, खिन खारा खिन मीठ। कलही अलहजा मारिया, आज मसाना ठीक। एक बार फिर भीम ने हमें बचा लिया। देखते देखते हर मुसीबत में मैं भीम की तरफ देखने लगता हूं। एक बाप होकर मुझे ऐसा लगता है कि भीम ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तो ये तो अच्छी बात है ना राम जी, कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरता है, वो भी हर बार। लेकिन इतनी सारी उम्मीदें रखने से व्यक्ति अपने ऊपर उम्मीदों का बहुत सारा बोझ लदा हुआ है, ये भी तो महसूस कर सकता है ना। कहीं भीम पर ये उम्मीदें भारी न पड़ जाए। नहीं राम जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हमारा भीमराव है। और तुम्हें तो पता ही है कि सतारा में वो कैसे लोगों के साथ अकेला खड़ा हो जाता था। वो पाखंडी महाराज, उसका पाखंड पूरे गांव वाले के सामने वो अकेला लेकर आया। समस्या ये महाराज नहीं है, आपकी सबकी वो आस्था है।
जिसे कभी आप तर्क नहीं करते। आज ये है, इससे पहले कोई और रहे होंगे और आगे भी कई आएंगे। और वो सेठ जी, चाय वाला मंगेश, उन सबको उन सबकी गलतियों का एहसास कराया, वो भी अकेले। मैंने जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उसके प्रायश्चित में इसे रख लो। इस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि सतारा से ज्यादा यहाँ हमारे दुश्मन है। हाँ? अरे तुम्हारे सेठ आए? हाँ सेठ जी आए हैं, वो अपने दफ्तर में बैठे हैं। आइए। ये रेशम सेठ यहाँ? सेठ जी आपसे मिलने कोई आए हैं। अरे रेशम सेठ, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत सुना है आपके बारे में, आज अचानक यहाँ? बस मुझे पता चला कि राम जी और उसका दोस्त पुरंजन, वो आपके यहाँ नौकरी करता है। जी हाँ, लेकिन क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें नौकरी से निकाल दें। लेकिन क्यों? अगर तुम सब यहाँ रहना चाहते हो तो भीमराव और उसके परिवार को यहाँ से निकालो। तुम और तुम दोनों को 1 सप्ताह के लिए कॉलेज से सस्पेंड किया जाता है। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आपने हमें निकाला था। गवर्नर साहब के आदेशानुसार ये जिस घर में रह रहे थे वहीं रहेंगे, और जो भी कोई इन्हें निकालने की कोशिश करेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बस मैं चाहता हूं कि आप उन्हें नौकरी से निकाल दें ताकि वो घर का किराया नहीं दे सके। उसके बाद तो गवर्नर साहब भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन किराया ना दे पाए इसलिए नौकरी से क्यों निकालना? वैसे और भी तरीके हैं। क्या? अब देखिए, मेरे ऑफिस से कुछ पैसे और सामान चोरी हो गया है। तुम में से किसी ने देखा है? नहीं सेठ जी, मैंने नहीं देखा सेठ जी। तुमने देखा है? नहीं सेठ जी। और तुमने? नहीं सेठ जी, मुझे भी नहीं पता। तो पता होना चाहिए ना, क्या करते हो? चौकीदार का काम क्या है? यही ना? मेरा 30 रुपए का सामान चोरी हो गया है, अब उसका हर्जाना तुम दोगे। सेठ जी, मैं कहां से लाके दूंगा? सेठ जी ढूंढते हैं ना, शायद मिल जाए। हम क्या बेवकूफ दिख रहे हैं? हमने ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब इसका हर्जाना ये देगा। लेकिन 2.5 रुपए तनख्वाह लेने वाला इतना हर्जाना कैसे भरेगा? अच्छा, तो रामजी तुम्हारी तनख्वाह मिलाकर भरो। और वैसे रामजी तुमने क्या कहा था? इसकी जिम्मेदारी ली थी ना तुमने। तो फिर इसके दंड में तुम भी भागी बन गए, क्यों? अच्छा, अब समझ में आया। आप एक खेल किसके कहने पर खेल रहे हैं? जा, चला जा गवर्नर साहब के पास, और हाँ, 1 महीने की तनख्वाह वक्त पे नहीं मिलेगी तो कैसे रहोगे उस घर में? अब बात मेरी ऊंची जाति के स्वाभिमान पे आ जाती है। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा तुझे।
जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों की तनख्वाह कटेगी। सेठ जी, सेठ जी, चाहिए तो आप मेरी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी, लेकिन राम जी की तनख्वाह मत काटिए सेठ जी। राम जी ने मुझे यहाँ काम पे रखवाया, मैं उसके लिए और मुसीबत नहीं पैदा कर सकता सेठ जी। आप मेरी तनख्वाह काट लीजिए सेठ जी। उठ, उठ। मुझे माफ कर दो राम जी, माफ कर दो मुझे। मेरी वजह से तुम्हें और मुसीबत उठानी पड़ी। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? अगर यह कॉलेज नहीं होता तो शीशा पिघलाकर तुम्हारे कान में डलवा देता। संस्कृत पढ़ोगे? घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ आज कॉलेज में क्या हुआ, नहीं तो सब परेशान हो जाएंगे। जाओ, उस आदमी को इतना मारो कि ये उठ ना पाए। कमाने वाला एक राम जी है, उसका भी हिसाब काका ने कर दिया होगा। बचा ये, इसका भी हिसाब अभी करो ताकि ये भी कमा ना सके। जाओ। भीमराव, कॉलेज में रहता तो मेरा सारा समय कॉलेज में निकलता, जो करना था तुम्हारे साथ करता। लेकिन अब तुमने मुझे कॉलेज से निकलवाया है तो पूरी बंबई में कुछ भी करूंगा। कुछ भी से मतलब है कि हम वो सब करेंगे जिससे तुम लोगों की जिंदगी नरक बन जाए। जिन दो लोगों के दम पर तुम बहुत उड़ते थे ना भीमराव, आज से उनके पंख कतरना शुरू हो चुके हैं। तुम्हारी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि उड़ना तो छोड़ो, रेंगने के भी लायक नहीं बचोगे तुम। और भीमराव, आज तो कॉलेज में सबके नायक बन गए होगे। क्यों, आरती वारती हुई कि नहीं? हाँ हाँ, आरती तो जरूर हुआ होगा। अरे इतना बड़ा आदमी है गवर्नर साहब, उनसे मिल के आ रहे हैं, कोई मामूली बात है क्या हो? बिल्कुल होइबे किया होगा। अरे कॉलेज के प्रिंसिपल चाहे कबहू गवर्नर से न मिले हों, अरे भीमराव उनके साथ चाय पी के आए।
क्या बात है भाई। भीम भैया, आप एक समस्या का समाधान बताओ ना। क्या हुआ? आज सुबह अपने चाल में एक ज्योतिष आए थे जो संस्कृत में तंत्र मंत्र पढ़ रहे थे। वो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। स्कूल जाके संस्कृत वाले गुरुजी से कहा कि मुझे संस्कृत सिखाओ ना। उनने मुझे भगा दिया और बोला कि तुम संस्कृत सीखने के योग्य नहीं हो, तुम्हारी जात संस्कृत नहीं सीख सकती। संसार की सबसे शुद्ध भाषा को संसार का सबसे अशुद्ध आदमी बोलेगा, ये पाप है। आनंद, आनंद बेटे, आनंद। आनंद, उठो 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 उठो, आराम से बेटा। आनंद, ये सब कैसे हुआ? घर जा रहा था गुरुजी, कुछ लोग आए और के मारने लग गए। चलो बेटा, हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। संभाल। पैर बहुत जोर का दुख रहा है, टूट गया है, नहीं चल पाऊंगा। ठीक है बेटे, तो फिर तुम यहीं रुक जाओ, मैं डॉक्टर को लेके यहीं आता हूँ। मैं बस अभी गया और अभी आ गया। संभालो। अब मैं क्या करूं भैया? बचपन से मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी विषय को पढ़ने के लिए योग्य होने का क्या मतलब है। खैर, समाधान मिलेगा तो तुम्हें ही बताऊंगा जरूर, लेकिन तब तक संस्कृत पढ़ने की चाहत को मरने नहीं देना। जाके कुछ काम धंधा सीख ले, नहीं तो भीमराव के चक्कर में रहोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि गवर्नर साहब मिल जाएंगे लेकिन रोटी नहीं मिलेगी, समझा? जाके काम धंधा सीखो, संस्कृत पढ़ेंगे। अरे कौनो भीमराव को बताओ, जो ज्योतिषी आए रहे वो रमाबाई को का समझाया। फिर देखना भीमराव उखा ढूंढ के और सजा दिलवाइए। अरे डली अम्मा, तुम काय चुप बैठी हो? बताओ भीम को, जाओ जाओ पूछो। डलिया अम्मा, क्या हुआ आज? बस बेटा बस, रोना बंद कर दे। कब से रोए जा रही है? इतना रोएगी ना तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या हुआ बता, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? उसे भविष्य जानना नहीं सिखाना था तो नहीं सिखाता, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? चल, छोटी जात के हैं तो वही कहेंगे ना, बल्कि पूरी दुनिया कहेगी। और हम नहीं कहते अपने आप को कि हमारी जात छोटी है। ब्याह करके आई थी तब इसका ये नाटक नहीं था। अपनी जात और अपनी औकात अच्छे से समझती थी ये। भीमभाव ने इसका भी दिमाग खराब कर दिया, गलतफहमी में डाल दिया है कि ये कहीं की महारानी है। अपनी जात का एहसास जितना जल्दी हो जाएगा, जीवन उतना ही सुकून से बीतेगा। लेकिन उस सुकून का क्या करेंगे भाभी? अस्तित्वहीन जीने का क्या तात्पर्य है भाभी? और मुझे तो रमा के ये आंसू अच्छे लग रहे हैं।
लोग तो बस चुपचाप सह लेते हैं, अपना विरोध तक नहीं जता पाते।